जीआईएस के ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती के सदस्य के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने बाल गोविंद भगत रेखा चित्र शुरू कर रखा था, जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। बिहार बेनीपुर के रहने वाले हैं बेनीपुरी जी। 1899 में आपका जन्म हुआ था और राष्ट्रीय आंदोलन से आप जुड़े हुए थे। हमने ये चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में और बहुत सी पत्रिकाओं का संपादन किया था। किसान मित्र, योगी, जनता, युगवाणी, ये सभी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था आपने। और पतितों के देश में आपका रेखा चित्र काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं, मस्तक पर रामानंदी चंदन का तिलक लगाते हैं, कपड़े बहुत कम पहनते हैं, कमर में लंगोटी मात्र पहनते हैं। जब जाड़ा आता है, खास सर्दियों का मौसम आता है, एक कंबल ओढ़ लेते हैं और लंबी दाढ़ी या जटा जोड़ तो नहीं रखते, मगर सफ़ेद बालों से चेहरा जगमग रहता है। ये बातें हमने उनके रेखा चित्र के विषय में पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत की विशेषताएं ऐसी हैं, चारित्रिक विशेषताएं, कि बिना मतलब में किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते हैं और सही को सही और गलत को गलत कहने में संकोच नहीं करते हैं, बिना पूछे किसी के चीज़ को व्यवहार में नहीं लाते हैं। इन सब के अलावा लेखक कहता है कि मैं तो मंत्र मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा मुझे सुनने को मिलते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जब वे कबीर के सीधे साधे पद गाते थे तो उनके कंठ से निकलते ही वे सजीव हो उठते थे। लेखक ने कहा है कि आषाढ़ का महीना है, पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है और कहीं खेतों में रोपनी हो रही है, कहीं हलवाई हल जोत रहे हैं, कहीं औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। और जब कलेवा पहुंच गया था तब हमारी लाइट चली गई थी और लाइट चली गई थी तो उसके बाद में लाइट का परमानेंट इंतजाम हमने कर दिया, इन्वर्टर लगा दिया, अब लाइट नहीं जाएगी। पहली बात तो ये। तो कलेवा पर कहानी हमारी रुकी थी। अब उम्मीद करते हैं कि जो लंच है वहाँ तक हम पहुँचेंगे, बाद में डिनर करेंगे। अब लेखक क्या बताएगा, हम ये तैयारी कर रहे हैं किस बेस पर? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे सब सही हो, 40 आउट ऑफ 40। 53 क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें 40 प्रश्न आपको हल करने हैं और वे 40 के 40 प्रश्न आपके एकदम सही हो। हमारा टारगेट ये है। तो कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं कौन? औरतें। आसमान बादल से गिरा है, धूप का कहीं नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई किसका नाम है? बरसात के दिनों में जो हवा चलती है उसका नाम क्या है? पुरवाई है। ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। स्वर तरंग, संगीतबद्ध स्वर। कैसा? संगीतबद्ध स्वर, अर्थात बाल गोविंद भगत का संगीत है वो आपके कानों में झंकृत होगा। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ संत हैं, गृहस्थ भी हैं, संत भी है। हम पहले इस बात को पढ़ चुके हैं कि लेखक को बाल गोविंद भगत किस आधार पर संत लगते हैं, गृहस्थ होते हुए भी संत लगते हैं। क्योंकि बाल गोविंद भगत संत की सभी विशेषताओं पर खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। जो उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी वो इसका उत्तर होगा। तो बाल गोविंद भगत यहाँ पर खेत में काम कर रहे हैं, कीचड़ में लिथड़े हैं, पता नहीं है उनके क्या हो रहा है। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी का मतलब रुपाई कर रहे हैं। जैसे धान के जो खेत होते हैं ना, धान की रुपाई होती है। जैसे अपन जो राजस्थान में क्या किसकी रुपाई होती है? प्याज की रुपाई होती है, रोपा जाता है जमीन के अंदर। जैसे इसी प्रकार लहसुन की रुपाई होती है, उसको भी जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। तो जिसकी रुपाई होती है उसको क्या बोलते हैं? रोपनी। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्ति वक्त खेत में बैठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जिने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है। एक एक शब्द संगीत बनकर, संगीत रूपी जीने, जीने का मतलब सीढ़ियां, संगीत रूपी सीढ़ी पर चढ़कर आसमान की ओर स्वर को भेज रहा है। कौन? बाल गोविंद भगत। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, क्यों?
उनका घरौंदा तैयार हो गया, ऑप्शन ए, इसलिए। हलवाई खेत में हल जोत रहे हैं, बै, इसलिए। खेतों में रोपनी हो रही है, स, इसलिए। बाल गोविंद भगत का संगीत सुनकर, इसलिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत का संगीत सुनकर। क्या क्या प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप बन सकता है, वर्णनात्मक प्रश्न बन सकता है कि बाल गोविंद भगत का संगीत जब सभी कानों तक पहुंचता है तो ऐसे में वहां क्या परिदृश्य उत्पन्न होता है, उसको स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर यहां से शुरू हो रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ स्वतः कांप उठते हैं अपने आप। इतना संगीतबद्ध मीठा स्वर उनका है कि महिलाओं के होंठ अपने आप कांपने लग जाते हैं। वे बाल गोविंद भगत के साथ गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठते हैं। जब बाल गोविंद भगत गाते हैं तो एक संगीतबद्ध ताल के साथ हलवाई का मतलब जो हल जोतते हैं, वो उनके पैर उठने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू? संध्या अलंकार। लेखक कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर पर सम्मोहन, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। बच्चे खेलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। हलवाई एक अजीब क्रम से हल जोतने लग जाते हैं। रोपनी करने वाले अजीब क्रम से रोपनी करने लग जाते हैं। औरतों के होंठ अपने आप कांपने लग जाते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादो भाद्रपद। आषाढ़ में क्या कर दिया अपन ने? आषाढ़ में जब रिमझिम हुई तो हमने खेतों में बाजरा, मूंगफली, ग्वार, मोठ बो दिए। आषाढ़ की रिमझिम है ना? जो अपना पैराग्राफ शुरू हुआ था उसमें ऐसा लिखा था, अभी अभी बारिश हुई है, हैं? या उसके बाद में लिखा था दादुर बोल रहे हैं, मेंढक बोल रहे हैं, और जो मोर है वो बोल रहे हैं, कोयल बोल रही है। इन सब की आवाज बाल गोविंद भगत की आवाज को दबा नहीं सकती, है ना? ऐसा हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये आगे भी आएगा, है ना? तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे में क्या होगा? बादों की वह निर्दयता, अभी भी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलाधार का मतलब है जोरदार बारिश, मोटी मोटी बूंदों के साथ बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार। ये आ रही है अपनी लाइन जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे। हाँ, पढ़ेंगे, ऊपर ले चलो पूरा। हाँ, बादलों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज और बिजली चमक रही है। आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी किसका नाम है? वाद्य यंत्र का नाम। छोटी ढोलक होती है, खंजड़ी उसको बोलते हैं। गोगा जी के जब भजन होते हैं तो विशेष तौर पर खंजड़ियां बजाई जाती हैं। तो जब कभी गोगा जी के भजन हो तब आप देखना, जो छोटी छोटी ढोलकी सी होती है, लकड़ी से बजाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? खंजड़ी। और वे गा रहे हैं, गोदी में पिएवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। यस, क्या गा रहे हैं? देखो, बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, गोदी में पिएवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना, है ना? हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है और वो चमक उठती है। प्रतीकात्मक कविता है, श्रृंगार के बहाने। यही तो कबीर का रहस्यवाद है। कबीर सबसे बड़े रहस्यवादी कवि हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को मानते हैं। और क्या लिखा है? श्रृंगार के बहाने गोदी में पिएवा, पिएवा का मतलब है पिया, और यहां पिया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पिया का मतलब है परमात्मा। चमक उठे सखिया, चमक उठे सखियां, सखिया मतलब सखी। चिहुक यानी प्रसन्न। हाँ, पिया तो गोद में ही है। पिया कौन? परमात्मा। हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का निवास है।
मगर आत्मा को इस बात का पता नहीं है। जिस दिन आत्मा को इस बात का पता चल जाता है कि परमात्मा हमारे भीतर है, उस वक्त क्या होगा? चीहूक उठे, अर्थात वो प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। कौन? आत्मा। पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। वह कौन? आत्मा। आत्मा समझती है कि वह अकेली है। कौन? आत्मा। प्रश्न बनेगा एग्जाम में, यहां से क्या बनेगा कि हां पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। यहां वह कौन है? ऑप्शन ए, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू। ब, बाल गोविंद भगत की पत्नी। स, कलेवा लेकर बैठी औरतें। द, आत्मा। यहां वह कौन है? आत्मा है। अर्थात पिया तो गोद में ही है। पिया कौन? परमात्मा हमारी आत्मा में है, हमें इस बात का पता नहीं है। और जिस दिन सत्य का ज्ञान हो जाता है, सत्य का मर्म हमें हो जाता है, उस दिन क्या होता है? उस दिन वह चमक उठती है, आत्मा को वास्तविकता का पता चल गया, चिहूक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना, अंधेरे में अकस्मात, अचानक। अकस्मात यानी अचानक, और अचानक अकस्मात, एकाएक, सहसा, ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक, धीरे, तेज, आराम से, मंद, होले, ये सभी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता, अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। सारा संसार सन्नाटे में, निस्तब्धता का अर्थ क्या है? सन्नाटे में सोया है। निस्तब्धता भाववाचक संज्ञा, सन्नाटा भी भाववाचक संज्ञा है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। फिर से प्रतीकात्मक कबीर की लाइन है ये। तेरी गठरी, गठरी का मतलब है तेरी उम्र धीरे धीरे कम हो रही है बंदे, मानव। लागा चोर, मुसाफिर, मुसाफिर का मतलब है हे मानव जाग जरा। अर्थात अब तो सत्य से परिचित हो जा, अब तो सत्य का भान कर ले, अब तो वास्तविकता जान ले। तेरी उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है और तूने अभी तक ईश्वर का स्मरण नहीं किया है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं किया है। तूने तेरे प्रपंच, तेरे धोखे, हाँ, तेरे झूठ आदि पर विजय प्राप्त नहीं की है। इसका अर्थ यह है तेरी गठरी में लागा चोर। गठरी का प्रतीकात्मक अर्थ है, पूछा सकता है मुसाफिर कौन? सामान्य मानव। सामान्य मानव क्या है? मुसाफिर। अर्थात हम कुछ समय के लिए इस तरह पर आए हैं मुसाफिर बनकर, अर्थात कुछ समय तक जिएंगे। ये मृत्यु लोक है जहां हम रह रहे हैं। कौन सा लोक है? ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में तू मनुष्य कुछ समय के लिए आया है और चला जाएगा। और जब तू नहीं जागेगा तो तुझे बहुत अफसोस होगा कि मैंने मेरा मानव जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया। इन लाइनों का अर्थ है कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। देखो, भारतीय संस्कृति से आपको परिचित कराने वाला ये पाठ है। और हमने कितने महीनों की बात कर ली है? आषाढ़ की रिमझिम की हमने बात कर ली, भादों की आधी रात की मूसलाधार की हमने बात कर ली। तो आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन के बाद हम कहाँ आ चुके हैं? कार्तिक। कार्तिक का महीना, जिस महीने में दीपावली मनाई जाती है, कार्तिक अमावस्या को, वह महीना है। तो यहाँ कार्तिक है वो देश, अर्थात तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। तत्सम क्या होता है? कार्तिक। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां। प्रभातिया का अर्थ है प्रातः काल गाए जाने वाले भक्ति गीत। प्रातः काल गाए जाने वाले भक्ति गीत क्या कहलाते हैं? प्रभाती गीत कहलाते हैं और प्रभातिया कहलाते हैं। आज भी जो आध्यात्मिक नगर हैं, काशी है, वृंदावन है, ब्रज है, अलावा इसके मथुरा है, हैं, अपने आसपास जैसे लक्ष्मणगढ़ है, वहाँ पर भी आध्यात्मिक नगरी कही जाती है। तो इन जगहों पर क्या होता है? प्रातःकाल 20-25 लोग माइक के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे का वाचन करते हैं और वो प्रभाती गीत उनको बोल जाते हैं। उन गीतों के बहाने बच्चों में एक संस्कार पढ़ते हैं कि हमारे जो रोल मॉडल हैं, आइडियल हैं, वो भगवान कृष्ण जैसे हो, राम जैसे हो, हनुमान जैसे हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये
प्रातः काल गाए जाने वाले भक्ति गीत कहलाते थे। आजकल ये बंद है, भौतिकवाद में सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। इसी कारण हमारे दिमाग के पट भी बंद है और हमारी सोच काफ़ी संकीर्ण हो गई है। और संकीर्ण सोच के साथ हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अर्थात हमारे भीतर से मानवीय संवेदनाएं कहीं न कहीं लुप्त हो गई है। तो कार्तिक महीने में बाल गोविंद भगत, और आप अपनी दादी से मम्मी से भी पूछना क्या कि पहले महिलाएं कार्तिक नहाती थी, है ना, और बात करती थी भाई बाल उगाई कात्ती नहावा है। कात्ती नहाने का मतलब क्या होता है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर उसके बाद में ईश्वर की भजन करना, वो कार्तिक स्नान कहा जाता है। तो बाल गोविंद भगत भी कुछ ऐसा ही करते हैं, जो फागुन तक चला करती थी। कार्तिक से लेकर फागुन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, 5 महीने लगातार चलती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठ जाया करते थे। किन दिनों? जब कार्तिक से फागुन का समय होता था तो वे बहुत जल्द उठ जाया करते थे। और क्या करते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर। कहां जाते? गांव से 2 मील दूर, लगभग 5-6 किलोमीटर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे बिंडे पर, पोखर का मतलब है तालाब, पोखर का अर्थ क्या है? तालाब है। और बिंडे का मतलब क्या है? चबूतरा। जब ये पाठ में पढ़ा चुका होता हूं तो कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं और वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि पता नहीं कौन से देश से ये बच्चा होगा, है ना, कोई लंदन से है या यूएई से है और कोई संयुक्त अरब अमीरात से है, पता नहीं कहाँ कहाँ से होंगे। मैं ये सोचता हूँ। आप पूछते क्या डाउट में? डाउट में आप पूछते हैं कि सर ये पोखरे के ऊंचे बिंडे पर, पोखरे का मतलब क्या होता है? तो देखना यह है कि पोखर से पोखरे बना है और पोखर का अर्थ क्या होता है? तालाब। फिर आप पूछते हैं बिंडे का अर्थ, बिंडे का मतलब क्या है? चबूतरा। मैं हर वर्ड का इसी कारण इस वीडियो में अर्थ बता रहा हूं। और अब ऐसा भी नहीं है कि पूछना नहीं है, क्योंकि सर पता नहीं क्या सोचेंगे। जिससे जो प्रश्न आपको नहीं आता है इसका मतलब यह है कि वो प्रश्न आपके लिए हार्ड है, चाहे वो दूसरे के लिए सरल होगा। ये थ्योरी आपको अपने दिमाग में रखनी है। अपने खंजड़े लेकर बैठते और अपने गाने टेन लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं। मैं कौन? लेखक। लेखक कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोता हूं, अर्थात मेरे पढ़ाई के समय से ही। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाले भोर में भी, माघ भारतीय मौसम में, भारतीय ऋतु चक्र में माघ सबसे क्या ठंडा महीना माना गया है। तो दांत किटकिटाने वाली ठंड थी, अर्थात तापमान लगभग 0.5 डिग्री के आसपास था। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। बाल गोविंद भगत का संगीत मुझे तालाब पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी भी आसमान में तारे चमक रहे थे। इसका मतलब क्या है? आसमान में तारे चमक रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगना, लोही क्या होता है? लोही शब्द लहू से बना है। और लहू का रंग कैसा होता है? लहू यानी रक्त, खून, ब्लड। लहू का रंग कैसा होता है? सूर्योदय से पूर्व, कल आप जब उठेंगे तो सूर्योदय से पूर्व उठना 5:30 के आसपास, और जब 5:45 बजे के आसपास जब सूर्योदय होने वाला होगा तो उस वक्त आसमान में पूर्व साइड में लोही लग जाएगी, अर्थात लहू के आकार का आसमान हो जाएगा। तो सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? लोही। जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। अभी शुक्र तारा चमक रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुआसा छा रहा था। कुआसा यानी अंधेरा। अभी अंधेरा छटा नहीं था, अंधेरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता। आवृत का मतलब है ढका हुआ। पूरा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ था। उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चट्टाई पर पूरा मुंह है। कुश घास का नाम है। किसका नाम है? घास का नाम है। जो कटीली घास होती है, जिसको डाब, है ना, डाब और कुश 2 प्रकार की होती है। डाब जैसी कुश होती है, कई खेतों में तो आजकल डाब मिल जाएगी, तो वैसे ही उसकी चट्टाई है, कुश की चट्टाई। पूरब की मुंह और किए बैठे हैं, काली कंबल ओढ़ रखी है। बाल गोविंद भगत अपने खंजरे लिए बैठे थे।
उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, अर्थात संगीत का तांता। उनकी अंगुलियां खंजरे पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, इतने उत्तेजित उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, अब खड़े हो जाएंगे। और कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था। लेखक क्या कह रहे हैं कि उधर बाल गोविंद भगत पोखर के बिंडे पर बैठकर और शब्दों का तांता लगाए हुए हैं, खंजड़ी बजा रहे हैं, और माघ का वो महीना है, मैं इधर कांप रहा हूं, और उनकी कंबल है वो नीचे उतर गई है, सिर पर कंबल नहीं है, और कभी कभी इतने उत्तेजित हो उठते हैं, इतने सुरूर में आते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु का अर्थ है पसीना। कि माघ की उस दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी जहां एक तरफ मैं कांप रहा हूं, बाल गोविंद भगत के माथे पर मैं पसीना देख पा रहा हूं। ये क्या है? ये भक्ति रस है, ये ईश्वर में डूबने का नतीजा है, ये ईश्वर को अपने भीतर भरने का नतीजा है। ये सत्य, दया, करुणा बाहर निकल रही है। इसमें क्या है? अर्थात कोई भी व्यक्ति जब भक्ति रस में डूबकर अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब जाकर ऐसा होता है। तो बाल गोविंद भगत के माघ के उस महीने में पसीना आ रहा है और लेखक कांप रहा है। तो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, और वो संभवतः हमारा लास्ट पार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।